Okay, good evening all of you. So we are starting with derivatives. This is the subject that we are starting with, right? So this is what, reading 66 या 24 में कौन सा है? 68. Online all of you, audio video is clear? Okay. Fine. So see, before we start, derivatives जो है, see it's not a very difficult subject. Not very difficult in the sense, ऐसा कोई मेजर कैलकुलेशन या याद रखना ऐसा कुछ नहीं आएगा. But for students, most of the times it is a new thing. मतलब ज्यादा आपने सुना नहीं होगा, right? Although पिछले 3-4 साल से तो शेयर बाजार की तेजी में F&O बहुत कॉमन हो गया है, especially among youngsters. But still, I suspect that even many of those who trade F&O don't exactly understand, right? So थोड़ा नया है, difficult नहीं है, and don't be put off by terminology etc etc. Just focus on the basic concept. Basic concept is quite simple, समझ में आएगा. Okay, so first LOS A, define a derivative, describe basic features of a derivative instrument. अच्छा, another thing कि ये जो है ना चैप्टर्स इन्होंने लिखे हैं ना, उसमें थोड़ा सीक्वेंस हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लोगों ने थोड़ा अलग अलग लिखा है. तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और जहां पे जरूरत लगे इंडिविजुअल नोट्स बनाना, राइट? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, ठीक है? फाइन. डेरिवेटिव. सो व्हाट इज अ डेरिवेटिव? It's a security that derives its value from the value of another security or a variable at some specific future date. The security or variable that determines the value of derivative security is referred to as the underlying. So, derivatives क्या है? कि there will be some asset और वेरिएबल. कोई एसेट है या वेरिएबल है, राइट? सपोज मैं जो कॉमन एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है उसका ऑफिस नंबर है ये कॉम्प्लेक्स में 304, एंड दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो पूरे दिन कोई ना कोई इंक्वायरी करने आता रहता है, राइट? सो कोई ना कोई इंक्वायर करने आता है. सो say number of inquiries, बराबर. बहुत बारिश थी, कोई नहीं आया, 0. पता नहीं कोई दिन क्या हुआ, 30 लोग आए. So it could be anything, 0 to 30 per day, right? Or even more, maybe, we don't know. But number of inquiries क्या है? वेरिएबल है. नंबर ऑफ इंक्वायरीज क्या है? वेरिएबल है. अब मान लो कि ऑफिस बाजू का जो है 305, वहां पे 2 प्यून है, प्यून ए और प्यून बी, और वो लोग नवरे बहुत टाइम, राइट? तो वो रोज देखते हैं, गिनते हैं कि इनके कितनी इंक्वायरी है, बाजू में कितनी इंक्वायरी आ रही है, एंड दे इन द मॉर्निंग दे डू अ बेट कि इफ इंक्वायरीज आर मोर देन 10 then A pays 100, and if inquiries are less than 10 then B pays 100. समझ में आया? ऐसा रूल बना देते हैं कि अगर 10 से ज्यादा इंक्वायरी आएगी ना तो
ए बी को पैसा देगा, वरना बी ए को पैसा देगा, राइट? तो ये जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज है, दैट इज कॉल्ड द अंडरलाइन, दैट इज कॉल्ड द अंडरलाइन, ठीक है? और ये जो हमने रूल्स बना के कैश फ्लो डिजाइन किए, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? और सम रीजन मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाए तो ये भी बंद हो जाएगा। विदाउट द अंडरलाइन देयर कैन बी नो डेरिवेटिव। समझ में आया? तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, हमें सिर्फ ऐसा चाहिए कि जो चेंज होता रहे, राइट? वो चाहे कोई एसेट का प्राइस हो, एसेट का प्राइस तो सिंपल है, सपोज गोल्ड का प्राइस, स्टॉक का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस, या इंटरेस्ट रेट, सपोज आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है रेपो, अपने को उस पर सट्टा करना है कि रेपो कम होगा ज्यादा होगा क्या होगा। तो ऐसा कोई भी फाइनेंशियल वेरिएबल है जिसके ऊपर आप रूल्स बना दो तो वो क्या बन जाता है, डेरिवेटिव, राइट? और अभी हालात ये है कि जो अंडरलाइन है, जैसे इंडिया है, तो अंडरलाइन स्टॉक मार्केट जो है वो अगर साइज 10 है तो उसके ऊपर जो डेरिवेटिव्स है वो मे बी 1000 है, इट इज समथिंग लाइक 100 टाइम्स मोर, राइट? बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी टू टेक पोजीशन टू एक्सप्रेस व्यू। तो वर्ल्ड ओवर अंडरलाइन मार्केट के मुकाबले डेरिवेटिव्स का मार्केट बहुत बड़ा है, और हमारे लिए एज ए स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट अलाउज यू टू मॉडिफाई रिस्क। रिस्क घटाना है तो घटा सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? फाइन। सो अब इन लोगों ने क्या किया है, पहला पैराग्राफ हो गया, फिर सीधा उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, वो अभी रहने दो, वो अभी रहने दो, आप उसको थोड़ा स्किप करके अंडरलाइन एसेट्स एंड वेरिएबल्स दिए हैं, अंडरलाइन एसेट्स एंड वेरिएबल्स। अच्छा, तिथि ऑनलाइन, तिथि यू हैव द पीडीएफ? पढ़ो अंडरलाइंग एसेट्स एंड वेरिएबल्स। और बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे एसेट्स और वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं। सपोज वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया स्टॉक पे ही एफ&ओ नहीं था, ये जब हर्षद मेहता का टाइम था, वो जो कौन सा सीरीज आया था अभी, हाँ, तो उसमें एट दैट टाइम देयर वाज नो एफ&ओ, देयर वाज नो डेरिवेटिव्स, राइट? फिर स्टॉक्स पे चालू हुआ, बराबर? स्टॉक्स पे चालू हुआ, फिर बहुत सारा टाइम था जहां पे कॉमोडिटीज पे नहीं था। तो अभी 4-5 साल पहले कॉमोडिटी मतलब गोल्ड, क्रूड, नेचुरल गैस, मे बी सिल्वर, आई एम नॉट श्योर, बट गोल्ड एंड क्रूड फॉर श्योर, इस पे अभी एफ&ओ अवेलेबल है। करेंसी पे पहले नहीं थे, बट अभी डॉलर रूपी, यूरो रूपी, उसके ऊपर है, राइट? सिमिलरली एडवांस कंट्री में इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, अपने आप ही उतरे वेल डेवलप नहीं है, राइट? इवन एडवांस कंट्री में वेदर पे डेरिवेटिव होते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या जाएगा, उसके ऊपर भी आप व्यू ले सकते हो, राइट? सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। एक बार जस्ट पढ़ लो।
तो बॉन्ड पे हो सकता है, स्टॉक पे तो होता है, स्टॉक का इंडेक्स भी होता है, जैसे अपने यहाँ निफ्टी है, राइट, या बैंक निफ्टी है, तो उस पे भी अपने कर सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया है, वो सब ठीक है। कोई पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो रिस्क बढ़ा सकता है, घटा सकता है बाय यूजिंग इंडेक्स डेरिवेटिव्स, वो सब ठीक है, हम देखेंगे। फिर करेंसी ऑब्वियसली होता है, राइट, somebody is an exporter or an importer, suppose all of you will be paying around $1,500, है ना, तो अगर डॉलर का भाव बढ़ गया तो अगर वो रिस्क नहीं लेना है तो पहले से ही आप डेरिवेटिव से आपका रिस्क कम कर सकते हो, राइट। फिर इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया में रेपो रेट होता है, वैसे यूएस का कोई होगा, राइट, या यूरोप में जो लंदन का मार्केट है वहां के जो इंटरेस्ट रेट्स है, उस पे भी आप डेरिवेटिव डिजाइन कर सकते हो। फिर कमोडिटीज, फिजिकल एसेट्स इंक्लूडिंग हार्ड कमोडिटीज typically mined or extracted such as gold and oil, and soft commodities typically grown, मतलब एग्रीकल्चर बेस वाला होगा, कॉटन, कॉफी, पोर्क एंड कैटल। अच्छा, फिर क्रेडिट डेरिवेटिव्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, टाइप ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज क्रेडिट? सिंपल लैंग्वेज, वन वर्ड आंसर, क्रेडिट क्या है? उधार बराबर है, बट स्टिल मोर फंडामेंटल, क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट मीन्स ट्रस्ट, भरोसा, क्रेडिट मीन्स ट्रस्ट, भरोसा, राइट। तो उसके ऊपर अगर डेरिवेटिव डिजाइन करें कि कोई बंदा अपना प्रॉमिस पूरा करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी हो सकता है। एंड बाय नाउ यू वुड हैव रियलाइज कि कोई बंदा प्रॉमिस अपना पूरा करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर डेरिवेटिव ऐसा है, so then it is very similar to insurance, right? सपोज किसी की फी बाकी है मेरे में, अब वो नहीं देगा, तो उसमें भी सट्टा खेल सकते हैं ना कोई तीसरा बंदा, कि अगर फी दे देगा तो मैं इतना, अगर नहीं देगा तो तू इतना, समथिंग कैन बी डिजाइन। सो क्रेडिट डेरिवेटिव्स भी होता है। Then as I said, they are also created with the weather, cryptocurrencies और longevity, कौन कितना जिएगा, राइट। और जो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव्स है, वो हम डिटेल में देखेंगे, बट फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, स्वैप्स और ऑप्शंस, ये चार चीजें होती है, ठीक है। उन्होंने यहीं पे ऑप्शंस और स्वैप्स लिख दिया है, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट एलओएस है, यहां तक सब ओके? हाँ, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रहा है सबको? फाइन। नेक्स्ट इज बेसिक फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट एंड कॉन्ट्रास्ट ओवर द काउंटर and exchange traded derivative markets. So this is very very important, this is extremely important. See, derivatives तो ठीक है, बट कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके मार्केट जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। मार्केट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओके। वन इज एक्सचेंज ट्रेडेड, एक टाइप का मार्केट क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब
बीच में हमेशा एक्सचेंज रहेगा. Say these are buyers and these are sellers, but they do not transact with each other directly. डायरेक्ट डील होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्लासिक हमारा स्टॉक मार्केट. सी ब्रोकर तो बीच में होगा. सपोज मेरा ब्रोकर है ICICI डायरेक्ट, तुम्हारा है जीरोधा, किसी का है कोटक, वो सब ठीक है, दैट्स फाइन. बट अल्टीमेटली बाय या सेल का ऑर्डर जो जाएगा वो या तो BSE में या NSE, राइट. इट कैन नॉट बी कि भाई मुझे खरीदना और आपको बेचना है तो अपने रात को मिले और डील हो गया और मैं आप मेरा डीमैट में से आप में डाल दूंगा, आप मुझे पैसा दे दो. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फ्लो थ्रू एक्सचेंज. सो इन अदर वर्ड्स, yes, so in other words, बायर डील करता है एक्सचेंज के साथ, सेलर भी डील करता है एक्सचेंज के साथ. So exchange is the counterparty for every trade, right? उससे फायदा क्या है? What is the benefit? Can you think of benefit? Sorry, safety. Correct. Safety बहुत रहेगा. See, imagine a scenario. At 3 PM, I want to buy 1 TCS. मेरे को एक TCS का शेयर खरीदना था, बराबर. तो मैंने बाय का बटन दबा दिया मेरे सिस्टम में और उस टाइम 45-25 भाव चल रहा था, तो मेरे अकाउंट से ये डेबिट हो गया, मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया. और उसी टाइम यहां पे एक TCS किसी ने सेल किया, बराबर. मैंने जो बाय किया वो किसी ने सेल किया, लेकिन वो गलती से था. There is no share in डीमैट अकाउंट. समझ में आया? सेल का बटन तो दबा दिया, बट डीमैट अकाउंट में कोई शेयर उसके पास है नहीं, राइट. सो दिस इज फाइन, दिस इज नॉट फाइन, राइट. द क्वेश्चन इज वुड द बायर सफर? नो, द बायर वुड नॉट सफर, बिकॉज उसको कोई मतलब नहीं है कि यहां पे सामने कौन था. वो तो BSE या NSE के साथ डील कर रहा है, उसका पैसा कट गया 45-25, उसको एक दिन के अंदर शेयर मिल जाएगा, उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा, राइट. इसका कुछ अरेंजमेंट होगा कि इसके पास शेयर नहीं है तो एक्सचेंज किसी और का शेयर तुम्हें दिला के देगा या इस पे पेनल्टी मारेगा, व्हाटएवर XYZ. यू डोंट नीड टू वरी because you are not dealing with some person on the other side, you are dealing with the exchange, right. So technically इसको क्या बोलते हैं? No counterparty risk. counterparty या credit risk इसमें बिल्कुल नहीं है. समझ में आया? because you are always dealing with the exchange is the counterparty. because otherwise आप समझो, suppose 3 बजे मैंने करा, बराबर, फिर 3:20 को मैसेज आए कि सॉरी आपने करा लेकिन सामने वाले लोचा मारा है, सॉरी वो नहीं हो सकता, फिर से करो, और ये 4600 हो गया तब तक. समझ में आ रहा है? तो 75 रुपीज पर शेयर का आपको तो लॉस जाएगा, और इट कुड गेट इवन वर्स, राइट. सो दीज थिंग्स डू नॉट हैपन इन एन एक्सचेंज. एक्सचेंज में ये कोई मगजमारी होती नहीं है. अंडरस्टूड? And they are very highly regulated, right? हाँ, एक है कि भाई हाईली रेगुलेटेड है, मतलब आप ट्रेडिंग करो कि मुकेश भी अंबानी ट्रेडिंग करे, सबके लिए रूल्स सेम. सो इट इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, इट इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड एंड देयर आर लेस इनोवेशंस. इनोवेशन या कस्टमाइजेशन इसमें हो नहीं सकता है. So these are the pluses and minuses of an exchange traded market. समझ में आया? So इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो exchange traded market है, बराबर. So now you go through this LOS.
ऑनलाइन ठीक है? एक्शन ट्रेडेड पढ़ो। क्या बात है, अपना नाम है। लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स आर एनएसई इंडिया, B3 मार्केट ब्राजील, CME ग्रुप US। स्टैंडर्डाइज्ड backed by central clearing house. The central clearing house is just like a name for exchange. In short, exchange का backing है. It specifies the terms of each derivative contract that will be traded and rules for trading on the exchange. Central clearing house essentially takes the opposite position to each side of a trade. मैंने बोला हमेशा बीच में घुसेगा ये exchange, और उसका टेक्निकल नाम है नोवेशन। Guaranteeing the payments. It requires deposits from both participants when the trade is initiated. Right? मतलब बहुत सख्त कायदे कानून होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट जीरोधा, ग्रो, ICICI डायरेक्ट कहीं पे भी है, तो अगर आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं है तो बाय का आपका बटन आप प्रेस कर ही नहीं पाओगे। राइट? और ये तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन अभी इंडिया में सिस्टम वो भी है, क्या डीमैट अकाउंट में अगर शेयर ही नहीं है तो सेल भी प्रेस नहीं कर पाओगे। सो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय रूल्स, सिस्टम, सो इट इज वेरी वेरी सेफ। राइट? फिर जो एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं वो लोग थोड़ा बाय सेल करते रहते हैं क्लाइंट्स के लिए, और थोड़ा अलग प्राइस, मुझे अगर 50 में है तो 50 रुपए 20 पैसे पे दिया, उस तरह से प्रॉफिट बनाने का ट्राई करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउज exchange traded derivatives to be more liquid and more transparent to market participants compared to customized derivative। तो वो जो लिक्विड लिखा है ना, उसको खास अंडरलाइन करना। कि हमेशा फाइनेंस में क्या होता है कि चीज जितनी यूनिफॉर्म होगी ना, स्टैंडर्डाइज, उतना उसमें ट्रेडिंग और लिक्विडिटी ज्यादा होगा। लिक्विडिटी मतलब बेचने में आसानी, यू कैन कन्वर्ट टू कैश। सी टेक एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट। सपोज रियल एस्टेट, ये ऑफिस मेरे को बेचना है, तो इट विल टेक टाइम फेयर वैल्यू रियलाइज करने के लिए 6 to 12 months, अगर ठीक ठाक मार्केट है तो भी लगेगा। उसका एक रीजन क्या है, क्योंकि ये जो मेरा ऑफिस है वो यूनिक है। राइट? इससे सामने वाला थोड़ा अलग होगा, इससे बाजू वाला थोड़ा अलग होगा, मेरा अच्छा है बुरा नहीं, लेकिन अलग है, सब अलग है। राइट? उसके सामने जस्ट इमेजिन कि सपोज अहमदाबाद में ऐसा रूल है, जो भी ऑफिस होगा वो 3 साइज का ही होगा, 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट। सब में 500 वाले में 1 बाथरूम, 1000 में 2 बाथरूम, 1500 में 3 बाथरूम, सब में सिमिलर लाइट, सब में सिमिलर, ये सब कुछ सेम। अगर सब यूनिफॉर्म है तो मे बी उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होगा, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगा। लेकिन जब वेराइटी बहुत ज्यादा है तो लिक्विडिटी कम हो जाता है। तो एक्सचेंज में हमेशा क्या होता है, सबका सेम रूल, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड, तो उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। और उसके कारण somebody who has taken a position can easily exit that position। आप बाय है तो सेल कर सकते हो, सेल है तो बाय कर सकते हो। और उसके कारण ट्रेडिंग कॉस्ट कम हो जाता है। It also facilitates the clearing and settlement of trades. Clearing refers to executing the trade, recording the participants,
handling the exchange of any required payments. Settlement refers to the exchange of underlying assets or payments of the final amounts due at settlement. और ये सब जो लिखा है कि क्लियरिंग और सेटलमेंट, सी इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी और अ इमर्जिंग इकोनॉमी, राइट? बट हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लियरिंग और सेटलमेंट है, इट इज बेटर देन डेवलप मार्केट्स. आई वुड जस्ट लाइक टू गिव एग्जांपल लाइक यूपीआई. अपने यहाँ जो पेमेंट का सिस्टम है, अगर कहीं बाहर घूमने जाओगे आप इंडिया के बाहर, तो पता चलेगा कि वी आर मच मोर एडवांस, हम लोग कहीं आगे हैं. तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है. अपने यहाँ जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है अभी वो T+1 है, मतलब ट्रेड हुआ उसके एक दिन में और बहुत जल्दी T+0 हो जाएगा और फिर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, जस्ट लाइक यूपीआई. शेयर बेचा पैसा आया, राइट? तो दैट इज वेरी वेरी एडवांस. जबकि यूएस है, यूके है, उसमें आई थिंक अभी भी T+3 और ऐसा चल रहा है. टी मतलब ट्रेड डे प्लस कितने दिन पेमेंट और शेयर्स में होते हैं. सो जस्ट कीप इन माइंड वी आर क्वाइट एडवांस एज फार एज दिस एक्सचेंज मार्केट्स आर कंसर्न. तो ये हो गया एक्सचेंज. अब जो दूसरा सिस्टम होता है दैट इज ओटीसी. किसी को डाउट नहीं है एक्सचेंज में? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन ठीक है सब? ओके. सो दूसरा जो मार्केट है दैट इज ओटीसी. ओटीसी क्या है? ओवर द काउंटर. मतलब सी बायर्स और सेलर्स वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील करेंगे. इसमें बीच में ब्रोकर तो हो सकता है, लेकिन जो फाइनल डील होगा ना वो बायर और सेलर के बीच में ही होगा, राइट? वेरी सिंपल एग्जांपल, रियल एस्टेट. सपोज आपको घर खरीदना है, राइट? रीसेल में घर खरीदना है, तो आप घर देखोगे, फिर किसी के साथ फाइनलाइज कर रहे हो, भले ब्रोकर दिखा रहा है, बट सपोज फाइनल कर दिया तो टिपिकली क्या होगा कि आप प्राइस नक्की करोगे, राइट? पेमेंट टर्म्स नक्की करोगे. तो पेमेंट आपको देना है फाइनली पार्टी को, और पार्टी को आपको डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ देना है. बीच में कोई एक्सचेंज है नहीं, राइट? तो दिस इज ओवर द काउंटर. बायर्स एंड सेलर्स आर डीलिंग डायरेक्टली विद ईच अदर. और उसमें वही है कि अगर एक पार्टी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, सपोज रियल एस्टेट है, मेरे को खरीदना है घर, डिसाइड हो गया, फिर पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो गए, तो टिपिकली क्या होता है रियल एस्टेट में कि पहले टोकन देते हैं. सपोज प्राइस नक्की हो गई 50 लाख, आई हैव टू मेक पेमेंट विद इन 3 months. अभी मैं 5 लाख देता हूं और 3 महीने में 50 लाख मुझे देने, वो मुझे पूरा पोजेशन दे देगा और कागजात और वो सब दे देगा. नाउ सपोज आफ्टर 1.5-2 months सपोज रियल एस्टेट के भाव बहुत बढ़ गए. सपोज मैंने जो घर डिसाइड किया था वही कोई मेजर स्कीम आ गई या क्या कुछ रोड आ गया समथिंग, और जो 50 लाख था वो तो अभी 80 लाख वैल्यूएशन हो गया. तो मोस्टली क्या होगा, जो बेचने वाला है he or she will go back on his or her word कि भाई सॉरी ये टोकन लिया था, अच्छा हो गया तो टोकन वापस दे देगा, अच्छा होगा तो वो भी. लेकिन आपका तो प्रॉब्लम हो गया, 50 लाख में आपने जो एसेट नक्की किया था वो अभी आप नहीं खरीद पाओगे. सो देयर इज ऑलवेज हाई काउंटर पार्टी रिस्क इन ओवर द काउंटर मार्केट, राइट? ये उसका नुकसान है, दिस इज नेगेटिव पॉइंट. फायदा क्या है? फायदा ये है कि यू कैन हैव कस्टमाइजेशन, राइट? मतलब जो बायर और सेलर को ठीक लगे वो टर्म्स आप नक्की कर सकते हो. सपोज रियल एस्टेट है तो पेमेंट चेक से कितना, कैश से कितना, 15 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, वॉट एवर यू वांट टू डू वो सब आप कर सकते हो. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन बहुत ज्यादा है.
समझ में आया? और जी ओटीसी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यूजुअली हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ओटीसी मार्केट में। रियल एस्टेट फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे मार्केट्स हैं जो ओटीसी ही है। और इनफैक्ट मुझे जहां तक पता है पूरे वर्ल्ड में एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के मुकाबले ओवर द काउंटर मार्केट बहुत ज्यादा बड़े हैं, डबल से भी ज्यादा बड़े होंगे। उसका एक मेन रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है, और बॉन्ड मार्केट मोस्टली ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर। क्योंकि अगेन स्टॉक मार्केट में क्या है, वो प्रोडक्ट ही स्टैंडर्डाइज है कि रिलायंस का शेयर एक ही टाइप का होता है, रिलायंस का इक्विटी का शेयर वो एक टाइप का ही होता है, ज्यादा वेराइटी कुछ नहीं है। लेकिन रिलायंस का बॉन्ड आज की तारीख में 25 अलग अलग टाइप के बॉन्ड घूम रहे होंगे मार्केट में, तो उसमें बहुत ज्यादा वेराइटी है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बॉन्ड में मोस्टली ओटीसी मार्केट स्ट्रक्चर ही चलता है, राइट। और ओटीसी में मतलब रिस्क ज्यादा है, लेकिन आप अलग अलग कस्टमाइजेशन और ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी पढ़ो, ओटीसी पढ़ो। ओटीसी मार्केट्स आर लार्जली अनरेगुलेटेड, लेस ट्रांसपेरेंट, उतने कोई कायदे कानून होते नहीं है। Each side of the trade faces counterparty credit risk. डीलर्स का नाम बहुत आ रहा है, वो मैं समझाता हूं। OTC derivatives can be customized to fit the needs of an end user regarding अलग अलग चीजें। और फिर जो लास्ट में लिखा है ना, आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, देखो 2008 में जो क्राइसिस आया ना, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स फेल हो गई, राइट। लीमैन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, इवन गोल्डमैन सैक्स और सब मरने वाले थे, सरकार को बचाना पड़ा।
और सरकार को बचाना पड़ा, मतलब टैक्स पेयर का पैसा था वो, राइट? सो देन लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ओटीसी मार्केट. सी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट तो वेल रेगुलेटेड है ही, बट ओटीसी में थोड़ा जंगल राज था. तो उसमें भी गवर्नमेंट ने प्रेशर करके काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए. तो अभी भी एक्सचेंज जितना टाइट नहीं है, बट कंपेयर टू अर्लियर डेज इसमें भी अभी थोड़ा कायदा कानून हो गया है. और उसमें उन्होंने ट्राई किया है कि कोई जो चीजें हैं उसमें आप सेंट्रल काउंटर पार्टी ला दो. मतलब इट्स लाइक सपोज हम सब एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, राइट? हम सब एक दूसरे से अंदर ट्रेड कर रहे हैं. सो इट इज chaotic. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ पॉसिबल, कोई एक बंदा रखो और हम हमारी सारी पोजीशन उसके साथ करने की, और वो बंदा बहुत स्ट्रांग होगा, डिपॉजिट्स लेगा, सेफ्टी रखेगा. मतलब बेसिकली एक्सचेंज जैसा बनाने का ट्राई करो. तो कुछ में वो पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीजों में पॉसिबल, कुछ इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल नहीं है. और वो जो स्वैप लिखा है ना, वो एक ओटीसी का इंस्ट्रूमेंट है. तो उसमें एग्जांपल दिया गया, उसमें काफी मतलब सिस्टम्स ये लोग लाए हैं. तो सर ये ओटीसी और ग्रे मार्केट दोनों एक जैसा होता है? ग्रे मार्केट इज ओटीसी. जैसे हमारे यहाँ आईपीओ का ग्रे मार्केट होता है, सो इट इज कंप्लीटली ओटीसी. ओटीसी मतलब सब एक दूसरे के कनेक्शन में है, वाया काम चलता रहता है, कोई एक सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं. सो इट इज ओटीसी. अच्छा, ये पूरे डिस्कशन में डीलर का नाम बहुत आया, और ये जो डीलर होता है वो खास करके ओटीसी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो हु इज अ डीलर? ब्रोकर क्या और डीलर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवन? ब्रोकर क्या है? हाँ, ब्रोकर दोनों पार्टी को मिलवाता है ना, बायर और सेलर को इकट्ठा करता है, वो ब्रोकर है. तो डीलर भी क्या करेगा कि बायर और सेलर को इकट्ठा करेगा. सपोज मैं बोलूं कि मुझे ये खरीदना है, तो वो ढूंढने जाएगा कि हाँ ये बेचना किसको है. मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तो वो खुद पोजीशन ले लेगा कि मिकिन भाई को खरीदना है, तो उसके पास माल पड़ा होगा, इन्वेंट्री होगा, उसमें से वो मेरे को दे देगा. या मुझे बेचना है तो चलो खरीद लेते हैं. तो कोई भी मार्केट में वो अपने बिहाफ पे बाइंग और सेलिंग करता रहता है. सो डीलर इज ऑल्सो नोन एज मार्केट मेकर, एंड एज कंपेयर टू अ ब्रोकर और डीलर वुड बी अ मच बिगर एंड स्ट्रॉन्गर एंटिटी, क्योंकि उसके पास काफी कैपिटल पैसा होना चाहिए. और खास करके जो ओटीसी मार्केट होता है, क्योंकि ओटीसी में वैरायटी बहुत है, लिक्विडिटी कम है, तो इसलिए डीलर का खास इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में डीलर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? तो अपना शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में कोई डीलर नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक डीलर, राइट? बॉन्ड मार्केट में डीलर है, आरबीआई के प्राइमरी डीलर्स होते हैं, राइट? तो हमेशा ओटीसी मार्केट में डीलर इज अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर. तो ये याद रखना, ठीक है? फाइन. फिर जो समरी दिया है वो पढ़ लो, एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी का.
समरी पढ़ लो, वो जो बुलेट दिया है, कुछ भी नहीं समझ में आ जाए तो बताओ। हाँ बोल। मतलब इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल है कि मुझे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन रखना है तो ओटीसी में कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड में नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड में जो रूल एंड रेगुलेशन है एक्सचेंज के, वही करना पड़ेगा। और ये सब हमेशा याद रखना कि एक्सचेंज मतलब वेराइटी कम, स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा। स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा तो लिक्विडिटी ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा तो ट्रेडिंग कॉस्ट कम। ओटीसी उससे उल्टा, राइट। और इसमें जो कुछ वर्ड्स है कोलेट्रल और ये और वो भी धीरे धीरे अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी बेसिकली। अच्छा, नाउ वी अगेन गो टू द फर्स्ट एलओएस, जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन था उसके बाद। ओके, तो सबसे पहले तो ये लिख लो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फॉरवर्ड या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और फॉरवर्ड के साथ ही स्वैप्स। सी, कभी भी कोई फॉरवर्ड बोले या स्वैप बोले तो इट इज ऑलवेज ओटीसी, ओवर द काउंटर। अगर कोई बोले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया या स्वैप किया तो इट इज नेवर ऑन एन एक्सचेंज, इट इज ऑलवेज बिटवीन टू पार्टीज, सो इट इज ऑलवेज ओवर द काउंटर। ठीक है। कभी भी कोई फ्यूचर्स बोले तो ऑलवेज एक्सचेंज, राइट। हमेशा वो एक्सचेंज में ही ट्रेड होगा अगर फ्यूचर्स का नाम आता है तो। और ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है, ओटीसी भी हो सकता है, एक्सचेंज पे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट। सो नाउ वी डिस्कस वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेरिवेटिव व्हिच इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज आज है 31 अगस्त 2024 एंड लेट अस कंसीडर गोल्ड। गोल्ड का भाव है अभी 70,000 रुपीज पर तोला, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, ये भाव को स्पॉट प्राइस। कि आज के दिन अगर लेना है बेचना है कुछ भी है तो ये प्राइस एप्लीकेबल होगा, तो स्पॉट अभी, ये अभी का भाव है, बराबर। और मैं हूं और मनन सर है, हम दोनों आज के दिन ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जो हूं आई विल बाय
मनन सर सेल करेंगे, राइट? क्या? तो 10 तोलास गोल्ड, 10 तोला गोल्ड मैं खरीदूंगा, मनन सर बेचेंगे। कब? तो से 31 अक्टूबर, एग्जैक्टली 2 महीने के बाद। और प्राइस भी नक्की कर दी, से एट 72,000 रुपीज पर तोला। एसेट नक्की कर दी, डेट नक्की कर दिया, भाव नक्की कर दिया। देन दिस इज नोन एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये रिटर्न हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। समझ में आया? सो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया। ये जो भाव नक्की हुआ ना 72,000, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्राइस। ये था 31 अगस्त। देन टाइम विल पास एंड 31 अक्टूबर 2024 आ गया, राइट? नाउ 31 अक्टूबर 2024 हैज अराइव्ड। सो उस दिन क्या होगा कि निकिन एंड मनन जैसा डिसाइड हुआ था, मुझे बाय करना है, मतलब पैसा देना है। सो आई विल पे 7.2 lakhs, 72,000 into 10, 7.2 lakhs मैं मनन को दे दूंगा, वो मुझे दे देगा 10 तोला गोल्ड। करेक्ट? दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो लास्ट दिन को हमने किया, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट, राइट? अच्छा, ये मैंने जो आपको सेटलमेंट बताया, ये मैंने जो आपको सेटलमेंट दिखाया, उसमें जो एसेट है ना, दैट एसेट इज एक्चुअली चेंजिंग हैंड्स। एसेट इज एक्चुअली चेंजिंग हैंड्स। मनन के पास से मेरे पास आ रहा है, राइट? नाउ सी इमेजिन अ सिनेरियो के 31 अक्टूबर आ गया, मेरे 7,20,000 रेडी है। मैं मनन को फोन करता हूं कि भाई कहाँ है, सोना चाहिए। तो मनन बोलता है मैं तो बॉम्बे गया हूं, आई हैव गॉन टू बॉम्बे, बट ही वांट्स टू ऑनर हिज वर्ड। उसको कुछ चीटिंग नहीं करना है। तो इसका रास्ता हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम लोग फोन पे बात करेंगे, चल ठीक है, क्या है, तू बॉम्बे है ना? मनन मेरे को क्या बोलेगा कि अभी भाव क्या चल रहा है? सो उस दिन सपोज भाव चल रहा है 74,000 रुपीज पर तोला, राइट? सो ये जो डायग्राम है, मुझे देने हैं 7.2 लाख, लेकिन मुझे जो लेना है उसका वर्थ क्या है? 7.4 लाख। तो देने हैं 7.2, लेने हैं 7.4। तो सिर्फ मनन मेरे को 20,000 कैश पे कर दे तो चलेगा। मनन मेरे को 20,000 कैश पे कर ले तो चलेगा। क्यों? सपोज मुझे एक्चुअल गोल्ड की जरूरत है, आई वॉन्ट दैट फिजिकल गोल्ड ऑन दैट डे। तो मैं मनन पे चिल्लाता, यार तू क्या कर रहा है, मुझे तो एक्चुअल गोल्ड चाहिए। तो मनन क्या बोलेगा कि चिल कर, बाजार में जा, 7,20,000 तो है तेरे पास, 20,000 मैं दे रहा हूं, तो मार्केट में से ले लेना। इट इज सेम थिंग, इकोनॉमिकली इट इज one and the same thing, right? But obviously this is very very convenient, isn't it? 7 लाख, 7.25 लाख देना, गोल्ड लेना, उसके मुकाबले सिर्फ कैश से सेटलमेंट हो जाए तो बहुत ज्यादा इजी होता है। तो सेटलमेंट कैन बी डन बाय डिलीवरी, मतलब एक्चुअल गोल्ड का आपले हो, या इट कैन बी डन बाय कैश। और ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी डेरिवेटिव, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शन, उन सब में सेटलमेंट के मेनली 2 टाइप होते हैं, या तो डिलीवरी से या कैश, राइट? एंड ये तो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मैंने और मनन ने नक्की किया होगा कि सेटलमेंट कैसे होगा, कैश से होगा, डिलीवरी से होगा, या कोई भी चूज कर सकते हो, व्हाट, राइट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरी चीज के भाव क्या नक्की हुआ था? 72,000। प्राइस क्या डिसाइड हुआ था? 72,000। तो लास्ट दिन
अगर भाव 74 था तो बायर को फायदा हुआ 20,000 का, राइट? मींस एट एनी प्राइस मोर देन 72 प्रॉफिट होगा, अगर 72 से कम हो तो लॉस होगा। ये किसके लिए है? बायर के लिए। और डेरिवेटिव्स की लैंग्वेज में बायर को बोलते हैं लॉन्ग, सो दिस इज फॉर लॉन्ग, और शॉर्ट इसका ही मिरर इमेज होगा। तो जो बंदा ऐसा मानता है कि भाव बढ़ेगा, बुलिश है, वो लॉन्ग पोजीशन लेगा, जिसको लगता है घटेगा, बेरिश है, वो शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। कोई डाउट है तो पूछो। फॉरवर्ड प्राइस सेम ही रहता है, जो नक्की हो गया 72,000, चेंज होता रहता है स्पॉट प्राइस, और जो लास्ट दिन स्पॉट प्राइस होगा उसके कारण प्रॉफिट या लॉस आपको होगा। ठीक है, लॉन्ग को फायदा कब होता है? भाव बढ़े तो। शॉर्ट को फायदा होता है भाव घटे तो। ठीक है, सो ठीक है, तो उन्होंने जो एग्जांपल दिया है फर्स्ट एलओएस में, ए में 100 शेयर्स ऑफ एक्मे और ऐसा सब लिखा है, तो वो ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने हमारा एग्जांपल किया है। वो 1 2 3 नहीं लिखा है, मतलब वही है कि जो डिसाइड किया था उससे भाव ऊपर हो तो क्या, नीचे हो तो क्या, उतने का उतना है तो क्या, और उसके बाद जो लिखा है वो 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं। लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा है डिलीवरेबल या कैश सेटल्ड, वहां तक पढ़ लो। ऑनलाइन डाउट्स है तो बताना। आराम से पढ़ लो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो।
पढ़ रहे हो? पढ़ लिया? डेली वेरिएबल और कैश सेटल तक पढ़ना है। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज, इन लोगों ने ऐसा अलग अलग नहीं दिया। देखो बोलोगे ना, क्या लिख रहे हैं? वी कैन व्यू अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एज अ वे टू ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। फिर कुछ एग्जांपल दिखाया है, फिर नीचे बोल्ड में लिखा है हेज्ड, है ना? और नेक्स्ट आप देखोगे तो स्पेक्यूलेटिंग और ऐसा सब लिखा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि ये क्या है, ये सारी टर्म्स। अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझ गए ना? तो डेरिवेटिव्स के जो यूजर्स होंगे ना, या डेरिवेटिव के जो ट्रेडर्स होंगे, वो मेनली तीन टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट आर हेजर्स, राइट? हेज करना मतलब रिस्क कम करना। मतलब ये लोग क्या है, दे वांट टू मिनिमाइज रिस्क, दे आर नॉट रनिंग आफ्टर रिटर्न्स। उनको रिस्क अपना काटना है, राइट? सो सपोज मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाया, अभी मैंने क्या पोजीशन ली थी? गोल्ड में बाय लिया था मैंने 31 अक्टूबर लॉन्ग, बराबर? तो सपोज वो पोजीशन मैंने क्यों ली, ये सवाल आता है मोटिवेशन का, व्हाई? तो सपोज मैंने वो 10 तोला 2 महीने बाद का इसलिए बुक कर दिया था क्योंकि भाई मेरे घर में कुछ शादी या फंक्शन आ रहा है और मुझे पता है कि 2 महीने बाद 10 तोला सोना मेरे को चाहिएगा, एंड आई डोंट नो एट व्हाट प्राइस आई विल बी एबल टू बाय। उस टाइम मैं जो नक्की कर रहा हूं, मैंने क्या भाव नक्की किया था? 72,000। इवेंचुअली उस टाइम 2 महीने के बाद ज्यादा भी भाव हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे वो रिस्क नहीं लेना है, तो मैंने मेरा प्राइस लॉक कर दिया। देन दैट ट्रांजैक्शन वुड बी नोन एज hedging, राइट? सो बेसिकली दे वांट टू लॉक प्राइस। उनको फिर फायदा नुकसान नहीं देखना है, उनको प्राइस लॉक करना है सो दैट दे कैन प्लान बेटर। उनको रात को चैन से नींद आए 2 महीने, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ये लोग हेजर्स होते हैं। दूसरी बाजू क्या होता है? स्पेक्यूलेटर्स, राइट? स्पेक्यूलेटर्स they want to maximize returns, ठीक है? they want to maximize returns, उनको ज्यादा पड़ी है रिटर्न्स की, रिस्क लेना उनके लिए ओके है, राइट? सपोज उसका वही ट्रांजैक्शन मिकिन और मनन, मैंने लॉन्ग पोजीशन ली थी, राइट? मनन ने शॉर्ट पोजीशन ली थी, मनन ने शॉर्ट पोजीशन ली थी। अब मैं अभी बता रहा हूं कि मैंने लॉन्ग पोजीशन क्यों ली थी, क्योंकि मेरे घर में शादी आने वाली थी, तो मेरा जो ट्रांजैक्शन था वो क्या हुआ? हेजिंग। फिर आप मनन से पूछते हो कि मनन सर आपने क्यों शॉर्ट किया? तो मनन बोले मेरे को तो लगा कि भाव गिरेंगे और मुझे उससे प्रॉफिट बनाना। समझ में आ रहा है? His view was that gold prices will reduce. फॉरवर्ड प्राइस क्या नक्की किया था? 72,000। तो मनन को ऐसा लग रहा था कि गोल्ड का भाव गिरेगा और मैं प्रॉफिट करूंगा, तो मनन क्या कर रहा था? स्पेकुलेशन। ट्रांजैक्शन एक ही था, लेकिन मिकिन क्या कर रहा था? हेजिंग। मनन क्या कर रहा था? स्पेकुलेशन। हेजिंग कौन करेगा? जिसको एक्सपोजर है, मेरे घर में शादी आने वाली है, 10 तोला सोना चाहिए, वो एक्सपोजर है। एक्सपोजर है तो उसको आप काटोगे, दैट इज हेजिंग। अगर एक्सपोजर कुछ नहीं है, आपको पैसा बनाना है, यू वांट टू प्रेडिक्ट एंड मेक मनी, दैट इज स्पेकुलेशन। और जिसको स्पेकुलेशन करना है वो खास डेरिवेटिव्स यूज करता है, बिकॉज उसमें आपको लिवरेज इजी मिल जाता है। इजी लेवरेज मतलब
लार्ज पोजीशन, समझ में आया? सपोज मैंने बाय किया था गोल्ड 10 तोला, तो अगर स्पॉट में करना है तो तभी के तभी 7,20,000 देना पड़ेगा। इसमें तो क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं और मनन अगर एक दूसरे को जानते हैं तो इट इज जस्ट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ प्रॉमिस। गुजराती में फॉरवर्ड मार्केट को क्या बोलते हैं? वायदा। सो वायदा, इट्स जस्ट अ प्रॉमिस। अभी पैसे रखने ही नहीं है, तो अभी पैसे रखने ही नहीं है, या मान लो सपोज और हम देखेंगे कि एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो वो लोग थोड़ा पैसा मांगेंगे, बट वो थोड़ा पैसा भी कितना है? एट द मोस्ट 20%। 20% मतलब 100 रुपए की पोजीशन के लिए आपको 20 रुपए इन्वेस्ट करना है, so you can take a position which is 5 times larger, right? So this is what attracts the speculators कि अगर सट्टा करना ही है तो स्पॉट में क्यों करूं, डेरिवेटिव्स में करूं ना, बिकॉज पोजीशन उतनी रखनी है तो इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इतना रखना है तो पोजीशन बड़ी कर सकता हूं। सो दैट इज द मेन अट्रैक्शन। और जो तीसरा होता है वो लोग होते हैं आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं? दे वांट टू अर्न रिस्कलेस प्रॉफिट। They want to earn riskless profit by exploiting mispricing। कभी कभी क्या होता है मार्केट में थोड़ा गलती हो जाता है, राइट? सिंपल एग्जांपल है, सपोज एक ही शेयर है, सपोज नया लिस्टिंग हुआ, बीएसई पे 150 रुपए भाव चल रहा है, एनएसई पे 152 चल रहा है, तो बीएसई में हम खरीद लेंगे, एनएसई में बेच देंगे, तो 2 रुपए का रिस्कलेस प्रॉफिट बन जाएगा। बट आर्बिट्रेज में प्रॉब्लम ये है कि भाई जैसे ही आप करोगे सबकी नजर पड़ेगी, तो लोग बीएसई में लेने लगेंगे तो 150 से भाव ऊपर जाएगा, एनएसई में बेचने लगोगे तो एनएसई में भाव नीचे जाएगा। सो मे बी इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दोनों भाव सेम हो जाएंगे, राइट? ये मैंने बीएसई एनएसई का एग्जांपल दिया। बट डेरिवेटिव में क्या होता है कि सपोज हमने अभी देखा ना, गोल्ड आज की तारीख में स्पॉट का भाव 70,000 और फॉरवर्ड प्राइस 72, तो दोनों में कुछ रिलेशन होता है कि 70 है तो 72 बराबर है, लेकिन गलती से 72.5 हो गया तो कोई ना कोई आर्बिट्राज ऐसा कर सकता है। और हमेशा आर्बिट्राज में क्या होगा? टू ऑपोजिट पोजीशंस, हमेशा कहीं पे खरीदोगे कहीं पे बेचोगे, हमेशा आर्बिट्राज में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये 3 तरह के प्राणी डेरिवेटिव्स में खेलते हैं, राइट? सपोज ये जो आर्बिट्राज है ना, तो आई डोंट नो इफ यू नो, बट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसमें आर्बिट्राज फंड्स भी होते हैं। आर्बिट्राज फंड्स होते हैं ना, वो यही ट्राई करते हैं कि अगर कोई ऐसा मिस प्राइसिंग है तो उसका फायदा उठा लो, राइट? दे विल आल्सो गिव यू अराउंड 5-6%। बट इंडिया में आर्बिट्राज फंड इसलिए चलते हैं क्योंकि एकदम सेफ डेट फंड होगा ना तो वो भी 5-6% देगा, या एफडी भी 5-6% दे सकता है। ये लगभग उतना ही रिस्क लेके या उससे कम लेके 5-6% देगा, लेकिन आर्बिट्राज फंड का टैक्सेशन इक्विटी फंड के हिसाब से होता है, जबकि डेट फंड का थोड़ा हायर टैक्सेशन होता है। सो फॉर एचएनआईज जिनको टैक्स बहुत भरना पड़ता है, या कंपनीज है, तो दे ऑप्ट फॉर आर्बिट्राज फंड्स। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहे या करंट अकाउंट में पड़ा रहे, उससे अच्छा है ये आर्बिट्राज फंड कर लो। तो स्पेक्टेकुलर नहीं, थोड़े थोड़े रिटर्न्स, बट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ रिस्क, दैट इज आर्बिट्राज, ठीक है? ओके। और दूसरी एक चीज, ये पढ़ने की तो ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, मैंने जो समझा दिया 3 चीजें। और दूसरी एक चीज कि डेरिवेटिव्स का और एक यूनिक चीज क्या है पता है? अगर आपको नेगेटिव व्यू एक्सप्रेस करना है ना, सपोज कोई स्टॉक है, आपको लगता है बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे? खरीदोगे। खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा नहीं है तो पैसे की लोन तो मिल जाएगी, इजी, ब्रोकर ही दे देगा, राइट? तो लोन लिया, शेयर खरीदा,
भाव बढ़ा, बेच दिया, प्रॉफिट बनाया। बट इसका अगर उल्टा करना है कि मुझे पक्का पता है शेयर गिरने वाला है, तो अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, किसी को नहीं लगता था लेकिन भाव बहुत बढ़ गया और अभी मुझे लग रहा है कि पक्का गिरेगा एंड आई वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शेयर बेचना पड़ेगा, लेकिन शेयर तो है नहीं, प्रॉब्लम है ना। अब शेयर है नहीं तो उसका एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है कि जैसे आप पैसा बोरो करते हो ना, वैसा शेयर भी बोरो कर सकते हो, टेक्निकली थियोरेटिकली कर सकते हो कि शेयर बोरो कर लो, बेच लो, फिर वो गिरेगा, सस्ते में वापस ले लो, फिर ओरिजिनल बंदे को वापस कर दो, यू कैन मेक मनी। बट प्रैक्टिकली दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इन मोस्ट मार्केट्स स्पॉट या कैश मार्केट में शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है। सपोज आपका जीरोधा किसी में भी अकाउंट है ना, सुबह सेल करोगे राइट, तो 3 बजे वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, सेल का बाय करवा देगा, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड बिकॉज देन यू नीड टू बोरो शेयर्स, और वो हमारे पास की बात है नहीं। तो डेरिवेटिव्स यहां पे आता है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो इजीली आप जितना इजीली लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो उतना इजीली ही आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। तो इसलिए भी स्पेकुलेटर्स को डेरिवेटिव बहुत अच्छा लगता है कि दोनों तरह की पोजीशन बहुत आराम से ले सकते हो ना, लॉन्ग लेना है लॉन्ग लो, शॉर्ट लेना है तो शॉर्ट लो। इट इज वेरी वेरी इजी टू हैव अ शॉर्ट पोजीशन इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहां तक ऊपर ऊपर से पढ़ लो, जो लास्ट के ये 3-4 मैंने समझाया, जो बुलेट दिए वहां तक पढ़ लो, फिर क्विज देखते हैं। हेलो, ठीक है, ओके, ठीक है। और वो हेज और पार्शियली हेज लिखा है, मतलब पूरा रिस्क आपको कवर नहीं करना है। घर में शादी है, 20 तोला का रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं पोजीशन 10 तोला की ले रहा हूँ, दैट इज पार्शियल हेज। और वो जो लास्ट में 3 बुलेट्स हैं कि स्पॉट मार्केट कैश मार्केट के मुकाबले डेरिवेटिव्स का एडवांटेज, तो यू कैन टेक एक्सपोजर एट लो कॉस्ट एंड एज आई सेड हाईली लेवरेज, राइट। आप आराम से 5 गुना 10 गुना बड़ा पोजीशन ले सकते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। अच्छा, इनिशिएटिंग अ डेरिवेटिव पोजीशन मे हैव लेस इंपैक्ट ऑन मार्केट प्राइसेस, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि सपोज कोई शेयर है, सपोज रिलायंस के शेयर्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी मैं सपोज एकदम से 1 लाख शेयर लेना चाहूं, बाय ऑर्डर डालूं कैश मार्केट में 1 लाख शेयर, तो मेरे ऑर्डर के कारण ही थोड़ा भाव बढ़ जाएगा, दैट इज इंपैक्ट। जबकि डेरिवेटिव में भले ही ना मेरे को 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट की 1 लाख शेयर का पोजीशन लेना है, हार्डली इट विल मूव। द रीजन इज, मैंने शुरुआत में ही बोला ना कि कैश मार्केट अगर 100 है तो F&O 500 है, उसका जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, सो ज्यादा उसमें हमारे ऑर्डर के कारण फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
So this is the chapter क्विज में कितने 2 क्वेश्चंस हैं, कर लो. ऑनलाइन क्विज देख लो. First question, most accurately describe the derivative security. A wrong है, B wrong है, C is correct. फिर again least accurate. Correct. There is no difference. Right. So this was the first session, first chapter. On purpose थोड़ा आराम से गए हैं. Right. कल कंटिन्यू करेंगे. कल जो लोग इक्विटी वाले हैं इक्विटी भी होगा और फिर डेरिवेटिव्स भी होगा. ठीक है. ऑनलाइन बाय, वीडियो एंड कर रहा हूँ. ना दौड़ पे मनन सनु बेड़ी वागे पति जैसे मारू 3.5 હશે.